हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSC 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके 4th यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है यथार्थवाद और इससे पहले मैं 3 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस वीडियो में हम यथार्थवाद के बारे में समझेंगे। ये यूनिट पूरा यथार्थवाद से रिलेटेड है। यथार्थवाद मीन्स रियलिज्म। तो रियलिज्म क्या होता है, ये एक दृष्टिकोण होता है और ये किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है, इस वीडियो में हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए। यथार्थवाद या फिर रियलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये दर्शन आदर्शवाद का विरोधी है। आदर्शवाद एक दृष्टिकोण है, दर्शन भी बोल सकते हैं हम उसको, कि उसका विरोधी होता है और भौतिकवाद पर आधारित होता है। मतलब कि जो रियलिटी है उस पर बेस्ड होता है ये। यथार्थवाद ये स्वीकार करता है कि हर वस्तु, पदार्थ तथा द्रव्य का अस्तित्व होता है, चाहे वह हमारे ज्ञान या विचार में हो या ना हो। मतलब कोई भी चीज जिसके बारे में हम जानते हैं या नहीं है, अगर वो कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है या फिर कोई द्रव्य है, उसका भी अस्तित्व होगा, चाहे उसके बारे में हमें पता हो या ना पता हो। ये जरूरी नहीं है कि हमें संपूर्ण सत्ता की हर एक वस्तु, पदार्थ या प्रत्ययों की जानकारी या फिर ज्ञान हो ही। जिन वस्तुओं को हमें ज्ञान नहीं होता, अस्तित्व तो उनका भी होता है और ये विचारधारा वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। तो यथार्थवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो कि किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के, किसी द्रव्य के या फिर किसी तत्व के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। जो भी चीज दिखाई दे रही होती है, जो भी रियलिटी होती है, उसको यथार्थ मानती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी हम उनको महसूस कर पाते हैं, तो वो हमारा यथार्थवाद होता है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है, यानी व्यक्ति जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वही ज्ञान सच है। तो यथार्थवादी मानते हैं जो भी इंद्रिय, मतलब कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, उनके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच होता है, वही रियल होता है, यथार्थ होता है। जैसे कि हमने जो देखा, सुना, महसूस किया या फिर सूंघा, कुछ रखा, तो ये सारी चीजें जो होती है वही रियल होती हैं। ये विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में देखती है या उस रूप में उसका अनुभव होता है। तो अब हम यथार्थवाद की मीनिंग क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। यथार्थवाद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिज्म, और रियलिज्म शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज्म। रियल का मतलब होता है वास्तविक और इज्म का मतलब होता है विज्ञान। तो रियलिज्म का मतलब वास्तविकता का विज्ञान। यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहा जाता है और रियलिज्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। इसे लैटिन भाषा का रियलिज्म शब्द से उत्पन्न भी माना जाता है। ये रियलिज्म शब्द रेस से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु। तो लैटिन भाषा जो है उसमें रियलिज्म शब्द जो है वो रेस शब्द से आया है, लैटिन भाषा से। अब जो रेस शब्द है उसका मतलब होता है लैटिन भाषा में वस्तु। इस संदर्भ में रियलिज्म शब्द का अर्थ वस्तु संबंधी विचारधारा है। तो अगर हम इसको लैटिन भाषा में देखें इस शब्द को, जो कि रियलिज्म शब्द जो कि लैटिन शब्द रेस से आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु संबंधी विचारधारा, वस्तु से रिलेटेड कोई विचारधारा। इसी कारण ये वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों को मानता है और प्रत्यक्ष जगत की सत्यता को स्वीकार करता है। मतलब कि जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जो चीजें हैं वो सही है, वो ही यथार्थ है, और ये कोई भी वस्तु होती है उसके अस्तित्व संबंधी विचारों को ही सच मानता है, उसको ही स्वीकार करता है। अब यथार्थवाद की परिभाषा किन किन ने दी है। पहले है स्वामी रामतीर्थ। वो कहते हैं यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हमें दिखाई देता है। मतलब जैसा भी हम इस जगत में हमारे जो पृथ्वी है उसमें देख रहे हैं वो वैसे ही है। उसमें जो है कुछ लोग जो है ऐसा मानते हैं पृथ्वी के बारे में कि कुछ रहस्य है, ये है, वो है, रहस्यवाद है, तो ये सबको स्वीकार नहीं करता है। दूसरी परिभाषा है रॉस के अनुसार।
रोज कहते हैं जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। तो रोज ये परिभाषा देते हैं यथार्थवाद की। अब काफी सारी परिभाषाएं होती है, कार्टर भी गुड भी देते हैं। ये कहते हैं यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। तो काफी सारी परिभाषाएं होती है जो अलग अलग लोग देते हैं। आप इनमें से कोई भी एक लर्न कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम के लिए अपने, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप एक भी परिभाषा लिख देंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर यथार्थवाद की परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं से आपको यथार्थवाद के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और कि यथार्थवादी जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि पारलौकिकता को अस्वीकार करना। मतलब कि जो अदर वर्ल्डली थॉट्स होते हैं, पारलौकिकता जैसे कि भगवान के बारे में, परलौकिक ज्ञान वगैरह, इन सबको यथार्थवाद अस्वीकार करता है। यथार्थवाद इस प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही वास्तविक मानता है। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि जो लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक हमारा एक जगत है और इसके अलावा कई सारे जगत है, मरने के बाद हमें नर्क मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा। तो ये सारे जो विचार होते हैं तो हम लोग मानते हैं। यथार्थवाद को पूरी तरह से नकार देता है, वो सिर्फ इस जगत को ही यथार्थ मानता है। के अनुसार इस लोक के अलावा कोई दूसरा लोक नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि काफी सारे लोग होते हैं, तो यथार्थवाद का मानना है कि कोई दूसरा लोक नहीं होता, खाली एक ही लोक है और वो है पृथ्वी लोक। यथार्थवाद आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। यथार्थवाद का मानना है कि कोई परमात्मा नहीं होता है। तो इस तरह से यथार्थवाद पूरी तरह से पारलौकिकता को अस्वीकार करता है। अब दूसरा है कल्पना को अस्वीकार करना। तो दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई कल्पनाएं बनाता है तो उसको भी कल्पनाओं को भी यथार्थवाद अस्वीकार कर देता है। यथार्थवादी कल्पना को स्थान नहीं देते बल्कि ये वास्तविक या भौतिक तथ्यों को भी स्वीकार करते हैं। जो भी फैक्ट्स होते हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा होता है, ऐसी चीजें जो भौतिक तथ्य होते हैं उनको ये स्वीकार करते हैं। जो वास्तविक चीज होती है जो हमें दिखाई दे रही होती है उसको स्वीकार करते हैं, ना कि कल्पना की कल्पना को स्वीकार करते हैं। वस्तु जगत में निर्यामतता को स्वीकार करना। यथार्थवाद दर्शन के अनुसार अनुभव और ज्ञान को निर्यामतता का होना चाहिए। तो ये जो निर्यामतता होती है, कमोडिटी उसको कहते हैं, तो उसको जो है स्वीकार करता है। दूसरा है प्रयोग पर बल। तो यथार्थवादी लोग, यथार्थवादी विचारधारा छोड़कर वो निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोगों पर बल देती है। एक्सपेरिमेंट पर बल दिया जाता है। इसमें एक्सपेरिमेंट पर ही ये लोग विश्वास करते हैं। इसके अनुसार किसी अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह निरीक्षण व प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध ना हो गया हो। मतलब कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सिद्ध ना हो गया हो, उसके प्रयोग की कसौटी पर या फिर निरीक्षण की कसौटी पर जब तक वो सिद्ध ना हो गया हो तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाता, उसको कल्पना माना जाता है और यथार्थवादी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल। तो ये दर्शन आत्मा, परमात्मा, परलोक आदि के आध्यात्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है, कोई रुचि नहीं लेता है। ये जो दृष्टिकोण होता है ये परमात्मा, परलोक, इन सब बातों में कोई रुचि नहीं लेता है। इसके लिए यथार्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मनुष्य को एक जैविक पदार्थ मानकर उसका लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना मानते हैं। मतलब कि ये लोग मानते हैं यथार्थवादी के मनुष्य जो है वो एक जैविक पदार्थ है और उसका जो लक्ष्य है वो सुखी जीवन जीना है, सुखी जीवन में रहना है, यही उसका लक्ष्य होता है। मनुष्य ये लक्ष्य तभी हासिल कर सकता है जब वह भौतिक जगत की ज्यादातर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके जीवन में उनका पूरा उपयोग करे। तो ये लोग मानते हैं कि अगर मनुष्य को सुखी जीवन जीना है, उसका लक्ष्य है, इनका मानना है कि हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो ये है सुखी जीवन जीना, और उसका लक्ष्य वो तभी पूरा कर सकता है जब वो भौतिक जगत की जो ज्यादातर वस्तु है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, उनके बारे में उसको सारी जानकारी हो। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम देखेंगे यथार्थवाद की मुख्य अवधारणाएं। तो यथार्थवाद की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, इस तरह से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अवधारणाएं या मान्यताएं तार्किक विश्वास है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवधारणाएं, जिन्हें हम अवधारणाएं बोलते हैं, वो एक तार्किक विश्वास होती है, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स दिए जाते हैं और वो एक विश्वास होते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के निर्माण करते हैं। मतलब एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बनाई गई अवधारणाएं होती है, मान्यताएं होती है, इन पर तर्क वितर्क होते हैं और फिर उसके बाद ये अवधारणाएं बनी होती है।
ये अवधारणाएं मिलकर किसी समस्या की व्याख्या करने में मदद करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर के दृष्टिकोण या उपागम के साथ तालमेल बनाकर रखती हैं। यथार्थवाद की मूल मान्यताएं या अवधारणाएं आईआर को समझने के लिए अपने मूल उपकरण के रूप में यथार्थवाद द्वारा उपयोग की जाती है। यथार्थवाद की अवधारणाएं निम्न है, तो कुछ अवधारणाएं हैं यथार्थवाद की जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मुख्य करता है। तो यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाओं में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। यथार्थवाद की इस अवधारणा के 3 अर्थ हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभु राज्य और राज्यों के बीच संघर्ष का एक क्षेत्र है। इन संप्रभु राज्यों के बीच आपसी संपर्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो संप्रभु राज्य और राज्यों के बीच संघर्ष का एक क्षेत्र होता है। संप्रभु राज्य ऐसे राज्य जो कि अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं, और राज्यों के बीच संघर्ष का एक क्षेत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और जो संप्रभु राज्य होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मूल संपर्क के रूप में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य संप्रभु, एकात्मक और तर्कसंगतता है। कम से कम वैचारिक स्तर पर संप्रभु राज्य शक्तिशाली होते हैं, निश्चित राजनीतिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत होते हैं और वे लागत लाभ विश्लेषण करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था इसका। और तीसरा पॉइंट है हर एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हित अपनी सुरक्षा और अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। तो कोई भी राज्य हो, कोई भी कंट्री होती है, वो सबसे पहले अपने हित के बारे में सोचती है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है और अपनी शक्ति के बारे में सोचती है, किस तरह से वो अपनी शक्ति बढ़ा सकती है ताकि कोई दूसरा राज्य जो है वो उस पर अटैक ना कर सके। यानी दूसरे राज्यों के साथ बातचीत में हर एक राज्य अपने खुद के हित को बढ़ावा देने और गारंटी देने की कोशिश करता है। कोई भी जो कंट्रीज होती हैं, कोई भी राज्य होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग इसलिए लेता है ताकि वो अपने हितों की पूर्ति कर सके, खुद को सुरक्षित रख सके और अपना विकास कर सके। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम करते हुए अपना विकास कर सके, अपनी शक्ति को बढ़ा सके। तो इस तरह से कोई भी राज्य जो है वो शक्तिशाली होने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो एक संपर्क का मूल बन जाती है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था। फोर्थ पॉइंट है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर एक राज्य अपनी शक्ति को सुरक्षित करना चाहता है ताकि कोई दूसरा शत्रु या फिर शत्रु राष्ट्र, कोई शक्तिशाली राष्ट्र उस पर हमला करके उसको रोक ना सके। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आईआर अपने चरित्र से अराजक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो अराजक होते हैं। यथार्थवाद में अराजकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हैं। तो अराजकता जो है वो, यथार्थवादी जो है वो अराजकता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिभाषित करते हैं। अराजकता का अर्थ होता है कि संप्रभु राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए कोई केंद्रीय अवधारणा या विश्व सरकार नहीं है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो होती है वो अराजक होती है क्योंकि कोई विश्व सरकार नहीं होती है, कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं होता है ताकि वो सभी राज्यों को कंट्रोल कर सके, उनको व्यवस्थित कर सके और अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोक सके। सभी राज्य एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते हैं और असुरक्षा की भावना से डर कर ज्यादा से ज्यादा शक्ति संचय करते हैं जिससे वे सुरक्षित बन सके। तो जो राज्य है वो शक्तियां अर्जित क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि विश्व में कोई सरकार नहीं होती और उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं दूसरा राज्य उन पर अटैक ना कर दे। अगर वो कोई दूसरा राज्य उन पर अटैक कर देगा तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को संचय करते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, सुरक्षा बनाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। क्यों? और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई विश्व सरकार नहीं होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है वो अराजक होती है। अराजकता ने राज्य को लागत लाभ की गणना करने के लिए मुक्त कर दिया और पूरी तरह से अपनी क्षमता के अपने खुद के हित या राष्ट्रीय हित के लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि सैन्य, तकनीकी, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षमता का विकास एवं विस्तार होता रहना चाहिए, नहीं तो राज्य का जीवन और सुरक्षा जोखिम में आ सकता है। तो यथार्थवादी मानते हैं कि सैन्य, तकनीकी और आर्थिक राजनीतिक क्षमताएं जो है उनका विकास और विस्तार होते रहना चाहिए, नहीं तो राज्य का जो जीवन है और सुरक्षा वो खतरे में आ सकती है, वो जोखिम में आ सकता है। ताकि राज्य सुरक्षित रहे तो इसलिए जो है
विकास होता रहना चाहिए, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, तकनीकी तौर पर भी, सैन्य तौर पर भी सभी राज्य अपना विकास करते रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। तो संसाधनों पर नियंत्रण के बारे में हम देखेंगे। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हर एक राज्य भौतिक संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हासिल करना चाहता है और उसके लिए लगातार कोशिशें कर रहा है तथा नियंत्रण यह प्रवृत्ति विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। तो कोई भी राज्य है, अगर उसको अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसको भौतिक संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हासिल करना होगा। मतलब कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा भौतिक संसाधन होंगे। जैसे कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादातर तेल वगैरह का उपयोग होता है। ये तेल जो है एक भौतिक संसाधन होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में वहीं से सप्लाई होता है, तेल जो होता है। तो उन लोगों के पास तेल होता है, तो इस तरह से जो दूसरी कंट्रीज होती है उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखती हैं और फिर उनको उनका जो इस तरह से व्यापार चलता है। तो हर राज्य जो है अपने व्यापार के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए, विश्व राजनीति में मौलिक बनाने के लिए, खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए जो संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन, उनको कंट्रोल करना चाहता है, उन पर नियंत्रण करना चाहता है। यथार्थवाद इस धारणा को अन्य मान्यताओं के साथ जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करता है और राज्यों को भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यथार्थवादियों का मानना है कि हर एक राज्य को अपने जो भौतिक संसाधन है उन पर कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते हैं और इनकी जो मान्यता है वो ये कहती है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपने संसाधनों को सुरक्षित कर रहा है, उन पर कंट्रोल कर रहा है, तो वो सही कर रहा है, सही ठहराने की कोशिश करते हैं और वो प्रेरित करते हैं, क्योंकि इसके घटक इकाइयों के बीच यथोचित वितरण करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि यथार्थवादी ऐसा मानते हैं भौतिक संसाधन अगर किसी एक कंट्री के पास है या फिर 3-4 कंट्रीज के पास है, पूरे वर्ल्ड में तो इतनी सारी कंट्रीज है, तो उनके पास जो है वो किस तरह से जाएंगे सारे भौतिक संसाधन। तो यथार्थवादी मानते हैं कि उनको अपने हर कंट्री को अपने भौतिक संसाधन सुरक्षित करने चाहिए, चाहे वो उसके लिए शक्ति का प्रयोग ही क्यों ना करे, क्योंकि उनका मानना है कि कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं है जो कि सभी कंट्रीज के बीच बराबरी से जो भौतिक संसाधन है उनको बांट सके, उनका वितरण कर सके। तो कोई विश्व सरकार नहीं है, तो इसलिए हर एक राज्य को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और अपने संसाधनों को कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा। भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है। भौतिक संसाधन अपने समस्याओं के खिलाफ एक राज्य की क्षमता को मजबूत करते हैं। तो ये बताया जा रहा है, यथार्थवादी मानते हैं कि भौतिक संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी भौतिक संसाधन एक राज्य की क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। एक राज्य की क्या स्थिति है विश्व में, उसकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और इसको कमजोर भी कर सकते हैं। अगर किसी राज्य के पास ज्यादा भौतिक संसाधन होंगे तो वो मजबूत भी हो सकता है और अगर उसके पास भौतिक संसाधन नहीं होंगे तो वो कमजोर हो सकता है। तो ये यथार्थवादी मानते हैं, जो एक अराजक राजनीति की स्थापना में महत्वपूर्ण है। ये कारण एक राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो यथार्थवादियों का मानना है कि एक राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं। तो गाइज ये जो वीडियो है और ये दोनों क्वेश्चन हमारे फिनिश हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।